नमस्कार। कभी सोचा है कि एक कंपनी अपना मुनाफा अपने शेयर होल्डर्स तक पहुंचाती कैसे है? देखिए, ये सब कुछ हवा में नहीं होता। इसके पीछे नियमों का एक पूरा जाल बिछा है। तो आज हम इसी कानूनी पहेली को सुलझाने वाले हैं। कॉर्पोरेट डिविडेंड के इस कानूनी नक्शे को समझेंगे, जिसका सेंटर पॉइंट है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 123। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कानूनी रोडमैप है क्या, जिससे कंपनी का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स तक पहुंचता है। चलिए इसे एक माइंड मैप की तरह खोलते हैं और देखते हैं कि कौन सा कानून किस कानून से कैसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे कानूनी नक्शे के दिल में, इसके एकदम सेंटर में है सेक्शन 123। डिविडेंड से जुड़ा हर नियम, हर रास्ता, समझिए यहीं से शुरू होता है और वापस यहीं पर आके मिलता है। तो ये रहा हमारा मेन जंक्शन, सेक्शन 123। इसे आप एक डिविडेंड हब की तरह समझिए, क्योंकि बाकी सारे नियम, सारी शर्तें और यहां तक कि सजा भी सब इसी एक सेक्शन से जुड़े हुए हैं, यहीं से निकलते हैं। अच्छा, इस नक्शे में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी बात समझ लेते हैं। ये डिविडेंड होता क्या है? एकदम आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी के मुनाफे का वो हिस्सा है जो उसके असली मालिकों यानी कि शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है। कह सकते हैं कि ये उनकी इन्वेस्टमेंट पर एक तरह का रिटर्न है। ठीक है, तो हमने सेंटर पॉइंट यानी सेक्शन 123 को तो समझ लिया। अब जरा देखते हैं कि इससे कौन कौन सी दूसरी कानूनी धाराएं निकलती हैं जो इस पूरी तस्वीर को कंप्लीट करती हैं। ये हमारे माइंड मैप की मेन ब्रांचेस हैं। तो सोचिए, डिविडेंड का ना एक पूरा सफर होता है, एक लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले सेक्शन 123 के हिसाब से ऐलान होता है, यानी डिक्लेरेशन। अब मान लीजिए 30 दिन तक कोई शेयर होल्डर अपना डिविडेंड क्लेम नहीं करता, तो क्या होगा? तब पिक्चर में आता है सेक्शन 124। वो कहता है कि ये पैसा एक स्पेशल खाते अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर 7 साल, पूरे 7 साल तक पैसा वहीं पड़ा रहा, तो फिर आता है सेक्शन 125 और वो पैसा सरकार के IEPF यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाता है। और हाँ, अगर कंपनी ने जानबूझकर पेमेंट रोकी, तब तो सेक्शन 127 है ही सजा के लिए। देखा सब कैसे एक चेन की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए, किसी भी नक्शे को पढ़ने के लिए उसके सिंबल्स को समझना जरूरी होता है ना? ठीक वैसे ही इस कानूनी नक्शे को समझने के लिए हमें कानून में इस्तेमाल हुए कुछ खास शब्दों का मतलब जानना होगा। ये डेफिनेशंस इस पूरे स्ट्रक्चर की नींव हैं। तो कानून की नज़र में डिविडेंड क्या है? सेक्शन 235 बताता है कि इसमें सिर्फ साल के आखिर में दिया जाने वाला फाइनल डिविडेंड ही नहीं, बल्कि साल के बीच में दिया जाने वाला इंटरिम डिविडेंड भी शामिल है। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर जब हम नियमों की बात करते हैं। अगला ज़रूरी शब्द है फ्री रिजर्व्स। इसका मतलब है कंपनी का वो जमा किया हुआ पैसा जो डिविडेंड बांटने के लिए फ्रीली अवेलेबल है। हर तरह के रिजर्व को आप नहीं छू सकते, सिर्फ फ्री रिजर्व का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नियम इसलिए है ताकि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बनी रहे। तो सवाल ये है कि डिविडेंड का पैसा आएगा कहां से, और इसे बांटने से पहले कंपनी को कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी। चलिए अब हमारे नक्शे के इस हिस्से को जरा ध्यान से देखते हैं। कानून इस मामले में बहुत साफ है। कंपनी सिर्फ 3 ही जगहों से डिविडेंड का पैसा ले सकती है। पहला, इस साल के मुनाफे से। दूसरा, पिछले सालों के बचे खुचे मुनाफे से। या फिर तीसरा, अगर सरकार ने किसी स्कीम के तहत डिविडेंड बांटने के लिए पैसा दिया हो। बस इनके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रुकिए, कुछ शर्तें भी हैं। डिविडेंड बांटने से पहले कंपनी को पहले डेप्रिसिएशन का हिसाब करना होगा। अगर पिछले सालों में कोई घाटा हुआ है तो उसे भी पहले इस साल के मुनाफे से सेट ऑफ करना होगा। ऐसा क्यों? ताकि कंपनी अपनी असली आर्थिक हालत को ना छुपाए। और एक मजेदार बात, अब कंपनियों के लिए अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा रिजर्व में रखना कंपलसरी नहीं रहा, ये ऑप्शनल हो गया है। अब एक खास रास्ते पर चलते हैं, अंतरिम डिविडेंड। ये वो डिविडेंड है जो 2 एनुअल मीटिंग्स के बीच में डिक्लेयर होता है, और इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल नियम लागू होता है, खासकर तब जब कंपनी की हालत थोड़ी ठीक ना चल रही हो। तो क्या होता है अगर कंपनी करंट फाइनेंशियल क्वार्टर में घाटे में चल रही हो? क्या वो फिर भी डिविडेंड दे सकती है? कानून कहता है हाँ, लेकिन एक शर्त पर। जो अंतरिम डिविडेंड का रेट होगा वो पिछले 3 सालों की एवरेज डिविडेंड रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो पक्का करता है कि कंपनी मुश्किल समय में गैर जिम्मेदाराना तरीके से पैसा ना लुटाए। चलिए अब नक्शे के उस हिस्से पर चलते हैं जहां प्रैक्टिकल बातें होती हैं। डिविडेंड की घोषणा के बाद कंपनी के क्या काम हैं, क्या डेडलाइंस हैं, और अगर नियम तोड़े तो क्या होता है?
अब कुछ बहुत ही जरूरी डेडलाइंस और नियमों पर गौर करते हैं। पहली बात, डिविडेंड डिक्लेयर होने के 5 दिन के अंदर सारा पैसा एक अलग बैंक अकाउंट में जाना चाहिए। दूसरी बात, शेयर होल्डर्स को 30 दिन के अंदर पेमेंट मिल जानी चाहिए। तीसरी, पेमेंट कैश में नहीं हो सकती, सिर्फ चेक, वारंट या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही होगी। और सबसे जरूरी नियम, डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट से दिया जाता है, कंपनी की अपनी कैपिटल से नहीं। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे टॉपिक का सार है। डिविडेंड के सोर्स पर इतने कड़े नियम क्यों हैं? कारण सीधा सा है। कानून ये पक्का करना चाहता है कि डिविडेंड मुनाफे का बंटवारा हो, न कि इन्वेस्टर्स की अपनी ही लगाई हुई पूंजी की वापसी। इससे कंपनी लंबे समय तक चलती है और लेनदारों के हित भी सुरक्षित रहते हैं। तो हमने डिविडेंड के इस कानूनी नक्शे की मुख्य सड़कों को तो देख लिया, लेकिन ये सफ़र यहीं खत्म नहीं होता। अब अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या हमें सेक्शन 124 की गहराइयों में उतरकर ये जानना चाहिए कि उस अनपेड डिविडेंड का आखिर होता क्या है, या फिर सीधे सेक्शन 127 में लगने वाले जुर्माने को समझना चाहिए? ये खोज जारी रखने के लिए एक बेहतरीन सवाल है।